नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति आईएएस में। बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं वो एक्चुअली चूंकि अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है ना, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या लोक प्रशासन में मार्क्स अच्छे कैसे स्कोर करें, है ना। तो ये डिसीजन हुआ कि एक वीडियो क्यों ना सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं उस पर क्यों ना बनाया जाए, है ना। अभी का जो लेक्चर है वो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र हैं, लोक प्रशासन के छात्र हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, वो हमेशा एक चैलेंज को तो फेस करते ही हैं कि क्वेश्चन को जैसे सिलेबस पढ़ लिए लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन जो होता है वो अप्रोच कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, ये एक हमेशा प्रॉब्लम, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। ये जो यहां पे लिखा हुआ है, जो मार्क्स अच्छे कैसे आए, ये एक मेजर प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, है ना। तो ये डिसीजन हुआ कि थोड़ा सा छोटा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए, है ना। देखिए, जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन क्या है, थोड़ा सा और विषय से अलग है ना। यहां पे जितना इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट है चीजों को प्रेजेंट करना या चीजों आंसर को, जो क्वेश्चन है उसको सही अप्रोच लेके उसको सॉल्व करना, है ना। थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट थोड़ा सा और सब्जेक्ट से भिन्न हो जाता है ना। तो यहां लिखा भी हुआ है स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जब हम मार्क्स की बात करते हैं, है ना, तो हमेशा दो चीज पे मार्क्स आपके डिपेंड होते हैं, और ये अकेले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। ये अगर आप मेंस जहां जीएस में होता है, चाहे यूपी हो गया या नेट हो गया या आईएएस का एग्जाम हो गया या बिहार हो गया, है ना, जहां ऑप्शनल, वैसे जीएस तो नहीं उतना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस है लेकिन एज एन ऑप्शनल बड़ा फेमस ऑप्शनल है ना। तो जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, जब हम मार्क्स बात करते हैं कि अच्छे स्कोर कैसे आए, तो हमेशा किसी भी आंसर का दो पर्सपेक्टिव होता है, और अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो एस्पेक्ट है वो होता है कंटेंट का। पहला एस्पेक्ट किसका होता है, कंटेंट से रिलेटेड, और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो जो आपने कंटेंट लिखा है एक्चुअली उसे प्रेजेंट कैसे किया, है ना। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आप मान के चलिए कि आपके आंसर में 50% कंटेंट मैटर करता है और 50% वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। मतलब कहने का जो आपका आंसर है वो कंटेंट वाइज तो अच्छा होना ही चाहिए, प्रेजेंटेशन वाइज भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि पबएड में यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट में जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि कंटेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कंटेंट में आता है कि क्वेश्चन को समझना, है ना। और लोक प्रशासन में एक मेजर प्रॉब्लम छात्रों के साथ है कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते सही से, है ना। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है क्वेश्चन डायरेक्टिव को समझना। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एक्चुअली रिलेटेड है किससे, क्वेश्चन डायरेक्टिव से, है ना। और क्वेश्चन डायरेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखने हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 150 वर्ड लिखें कि 100 लिखें, 200 लिखें। एक्चुअली उसका आंसर आपको मिलेगा कहां से, उसका आंसर ये है क्वेश्चन डायरेक्टिव। क्वेश्चन डायरेक्टिव की डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, वर्ड ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। अगर आपको कोई आंसर मान लीजिए 100 वर्ड में पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए 100 वर्ड में, क्वेश्चन डायरेक्टिव जो रहेगा वो इलोबोरेट, एक्सप्लेन, इस टाइप का रहेगा, है ना। तो
बजाय वर्डिंग्स के आप ध्यान दें क्वेश्चन डायरेक्टिव पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है इंटरलिंकिंग की। अगर आप कंसेप्ट्स को इंटरलिंक कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके स्कोर जो हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे आने वाले हैं, है ना। अब क्या है, इसे हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। जब बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की, तो यही चीजों को जब आप क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन डायरेक्टिव भी समझ लिए, इंटरलिंकिंग भी आ रही है, लेकिन एक्चुअली आप लिखते कैसे हैं आंसर, ये बहुत मैटर करता है ना। जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं या पॉइंट्स में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे फैक्ट, एग्जाम्पल, केस स्टडी, फैक्ट्स हो गए, केस स्टडी हो गए, वो यूज कर रहे हैं कि नहीं आप। थर्ड जो है वो लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मतलब जैसे जो आपने वर्डिंग लिखी है वो समझ में आ रही है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में छात्र जो है गलती कर जाते हैं, है ना। वो क्या लिखते हैं वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो ऐसा मत करिए आप। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम आप जो चीज लिखेंगे क्लियर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और प्रॉपर स्पेसिंग फॉलो करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं एक एक इंडिविजुअल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि जब बिहार पीसीएस के लिए आप अपीयर हो, आज से करीब 10 दिन बाद ही है, या जब आप यूपी पीसीएस के लिए मेंस के लिए अपीयर हो पब्लिक लोक प्रशासन विषय लेके, या जब आईएएस के एग्जाम में आप अपीयर हो लोक प्रशासन लेके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। बहुत छोटा सा है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, है ना। लोक प्रशासन में हमेशा याद रखिएगा, लोक प्रशासन में ये मेजर प्रॉब्लम है। जब मैंने कॉपी बहुत सारा चेक किया है लोक प्रशासन का, लड़कों का, छात्रों का, मेजर प्रॉब्लम 80% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो मान के चलिए आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स तो देखिए नहीं आने वाले, एवरेज मार्क्स मिलेगा। हो सकता है एवरेज से कम भी मिल जाए, लेकिन अच्छे गुड मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है आप क्वेश्चन को समझें। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन है उसे 2 से 3 बार पढ़ें, है ना। हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहले रीड द क्वेश्चन, 2 से 3 बार सवाल को पढ़ें। ये ध्यान रखें, 3 से 4 बार सवाल को जरूर पढ़ें, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाह रहा है ना। उसके बाद क्या है, कभी कभी आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अक्सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में अच्छा लिखा होगा, हिंदी में उतना समझ में नहीं आएगा। और कभी उल्टा भी होगा कि इंग्लिश में बहुत टफ लिखा है, जैसे पेपर 1 का अगर क्वेश्चन होगा, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म से कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई थिंकर से है और थिंकर का नाम नहीं देता है एक्चुअली पबएड में, है ना, उसके कोट दे देंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना। अब ये कोट है किसका, विड्रो विल्सन का, लेकिन वहां पे लिखा नहीं होगा, है ना, वहां पे लिखा नहीं होगा। अब आप देखिए, विड्रो विल्सन फेमस है लोक प्रशासन में किसके लिए, प्रशासन और राजनीति अलग अलग दोनों फील्ड है इसके लिए, लेकिन उनका एक ये छोटा सा कोट है, बहुत लास्ट के फेज में उन्होंने लिखा है, इसी को वो क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, है ना। फिर वहां से कंफ्यूजन होने लगता है। अब आपको पहले करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आए आप उसको 3 से 4 बार पढ़ें, उसका मतलब समझे कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है क्या डिमांड क्या है इसकी। और दूसरा चीज जो है, रीड द क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषा में पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें। इसीलिए आप देख रहे होंगे
मैं बोल तो आपसे हिंदी में रहा हूं लेकिन लिख यहां इंग्लिश रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन आपका विषय है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए, अगर आपका माध्यम हिंदी भी है तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा कम से कम इंग्लिश पढ़ के समझ में तो आ जाए। इतना सहज तो इंग्लिश में रहिए ही। क्यों? क्योंकि मेजर थिंकर्स जो हैं इस विषय के अमेरिकन हैं, अमेरिका के सबसे ज्यादा थिंकर हैं, तो उनकी राइटिंग प्रॉपर समझने के लिए थोड़ी सी इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो जो सवाल है उसे किस में पढ़ना है? इंग्लिश में भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है। हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी, है ना। दोनों भाषा में आप पढ़िए और 3 से 4 बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाए। और जैसे ही आप क्वेश्चन की डिमांड पढ़ते हैं 3 से 4 बार, सबसे पहले उसमें से निकालिए कि क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है ना। अब क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टिव जब हम बात करते हैं क्वेश्चन डायरेक्टिव की, तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा, डिस्कस, इलेबोरेट, ये क्वेश्चन डायरेक्टिव है। दूसरा इलेबोरेट, तीसरा क्रिटिकली एग्जामिन। ऐसे करके आपने देखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन डायरेक्टिव दिए रहते हैं सवाल में, या एक्सप्लेन, है ना, या इवेल्युएट। हमेशा याद रखिएगा ये सबके मीनिंग बहुत अलग अलग होते हैं और सबके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जाके सही चीज लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा है इलेबोरेट, कोई क्वेश्चन है उसके साथ क्वेश्चन डायरेक्टिव है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है आर्गुमेंट को आपको एग्जांपल्स दे दे के एक्सप्लेन करना है ना। जो भी आर्गुमेंट दिया है बस सिंपली आप एग्जांपल देते जाइए और उससे एग्री करिए। जब डिस्कस की बात आती है तो एक्चुअली डिस्कस का मतलब होता है ओपन डिबेट, और जब क्वेश्चन में डिस्कस क्वेश्चन डायरेक्टिव यूज हो, इसका मतलब है जब भी आप कंक्लूजन लिखें, ये आपको कोशिश करना है कि आपको खुद का अपना स्टैंड लेना है ना, खुद का अपना स्टैंड लेना है। स्टैंड लेना है मतलब जो क्वेश्चन आर्ग्यू कर रहा है आपको अपना व्यू भी बताना है कि आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर, है ना। और जब क्वेश्चन में आ जाए इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरी साइड या ऑफ एवरी डायमेंशन। और इसका जो देखिए, जब क्वेश्चन में क्वेश्चन डायरेक्टिव में किसी सवाल में इवेल्युएट आ गया तो मान के चलिए उसका जो आंसर है थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टिव का मतलब ही है, इवेल्युएट का मतलब ही है कि हर डायमेंशन के प्रो कॉन्स तो बस 1-2 डायमेंशन हुए, है ना, वो कैसे इवॉल्व हुआ, आज कहां उसकी स्थिति है, जो भी थीम रहेगा, है ना। अब वो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ऑब्वियस है कि थोड़ा इसको जब इवेल्युएट के साथ क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आंसर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन अगर इलेबोरेट करके आ रहा है क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है जब एग्जांपल देके एग्री ही करना है तो वो बहुत छोटा आंसर होगा, है ना। तो यहां से जो आपको वर्डिंग की प्रॉब्लम है कि वर्ड लिमिट क्या हो, एक्चुअली उसका आंसर है क्वेश्चन डायरेक्टिव, है ना। यहां से आपको मिल जाएगा आंसर वर्ड लिमिट का। ठीक है, तो पहला क्या था, क्वेश्चन को समझना है, 3-4 बार पढ़ना है, दोनों भाषा में पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स को समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्टिव जो है उसे कभी कभी देखिए क्या होता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। देखिए ये कोई क्वेश्चन डायरेक्टिव नहीं है ना,
जहां कोई क्वेश्चन डायरेक्टिव नहीं है वहां तो आप समझ लीजिए आपके पास पूरी फ्रीडम है, पूरी आजादी है क्या डायमेंशन आपको लिखना है ना। लेकिन जहां क्वेश्चन डायरेक्टिव, और ऐसा 80% देखिए लोक प्रशासन में 80% क्वेश्चन में क्वेश्चन डायरेक्टिव होता है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन डायरेक्टिव का मीनिंग अच्छे से समझें, है ना। अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मेन बहुत फेमस है ये कि आपको एक्चुअली इंटरकनेक्ट कराना जो कंसेप्ट्स हैं पेपर 1 के पेपर 2 के, दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन आना चाहिए। देखिए इंटरकनेक्शन जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जबरदस्ती नहीं करना है ना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। और बहुत ज्यादा भी नहीं करना है ना। ये भी लिख लीजिए दूसरे नंबर पे, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है ना। बशर्ते, और इंटरलिंकिंग थोड़ी सी कैसे होगी मैं बता देता हूं। देखिए जरूरी नहीं है पेपर 1 का पेपर 2 के ही साथ हो, है ना। जैसे पेपर 1 का जो कंसेप्ट है, मतलब पेपर 1 का मतलब थियरी होता है ना। आप थियरी मान के चलिए, पेपर 1 का आप पेपर 1 में ही इंटरकनेक्ट करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा एप्लीकेशन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, या बिहार एडमिनिस्ट्रेशन, या उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन है, जरूरी नहीं है कि उसी से इंटरलिंक कराए। पेपर 1 का पेपर 1 से ही इंटरलिंक करा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है साइमन के ऊपर, है ना। अब साइमन के ऊपर क्वेश्चन है, तो क्या है, साइमन को आप इंटरकनेक्ट करा सकते हैं किससे? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पेपर 1 का ही कंसेप्ट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पेपर 1 के ही कंसेप्ट है साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में। क्यों? क्योंकि साइमन के वजह से क्या हुआ था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया था, है ना। लगभग इन्होंने प्रूव कर दिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। और इन्हीं के क्रिटिसिज्म से निकला क्या? एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को एज ए डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिश करता है ना। तो जरूरी नहीं है कि पेपर 1 पेपर 2 से ही इंटरकनेक्ट हो। दूसरा इंटरकनेक्शन क्या हो सकता है? पेपर 1 और पेपर 2, मतलब थियरी को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्सपेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, और है ना, देखिए बहुत सिंपल है, बशर्ते थोड़ा सा आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। अब क्या है, इस जब भी आप आंसर लिखें, बस एक वर्ड मेंशन करना है कि एक्चुअली सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो होता है वो स्टाफ ऑफिस है ना। कहां से आया ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है स्टाफ ऑफिस उर्विक और गुलिक का, है ना। जैसे मान लीजिए पेपर 2 में किसी में सरकार की योजना आती है। मान लीजिए बात कर रहे हैं कि बैकवर्ड सेक्शन जो है, बैकवर्ड सेक्शन के योजना के बारे में किसी में क्वेश्चन है पेपर 2 में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करा सकते हैं किससे? गवर्नमेंट स्कीम को आप कनेक्ट करा सकते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक जो मेन गोल है वो सोशल इक्विटी है ना। जैसे ऐसे ही मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है एथिक्स के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आता है किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के ऊपर, है ना। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। तो इसको आप इंटरकनेक्ट करा सकते हैं विल्सन से। कैसे? विड्रो विल्सन ने
विड्रो विल्सन ने अपने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लिखी है आप, है ना, जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर का जो वर्क है, जैसे द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है, उसे आप कोट करिए। विड्रो विल्सन ने अपने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये लिखा हुआ है कि जो सिविल सर्विस है एक्चुअली उसे पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, उसे डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो पब्लिक ओपिनियन का हमेशा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स एक तरह का डेमोक्रेटिक कंट्रोल का एक टूल ही है ना। ऐसे करके अगर आप इंटरकनेक्ट कराते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। ऐसे ही मान लीजिए बात आती है पार्टिसिपेशन की, है ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है पार्टिसिपेशन के ऊपर, तो यहां पे आप इसे इंटरकनेक्ट करा सकते हैं लिकर्ट सिस्टम 4 से, है ना। सिस्टम 4 में क्या है, लिकर्ट के सिस्टम 4 में हर एक स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है ना। तो जो इंटरलिंकिंग है एक्चुअली वो बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, जहां पॉसिबल हो वहीं करिएगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि पेपर 1 का पेपर 2 के साथ ही हो, पेपर 1 का पेपर 1 के साथ, पेपर 2 का पेपर 1 के साथ, दोनों हो सकता है ना। ये तो हो गया आपका कंटेंट वाला एस्पेक्ट, है ना। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, है ना, जो आपका 50% डिसाइडिंग फैक्टर होता है मार्क्स के हिसाब से, है ना। तो देखिए, पहले तो आप जब भी आप आंसर लिखिए कोशिश करिएगा कि पहले लेजिबल रहिए। लेजिबल मतलब जो लिखिए साफ लिखिए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं तो आप देख रहे होंगे मैं बहुत क्लैरिटी के साथ लिख रहा हूं, पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसा मत करिए कि आपको समझ में ही ना आए आप क्या लिखे हैं, है ना। दूसरा, जब अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, अगर आपकी स्टाइल जो है पैराग्राफ वाली है तो 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कुछ छात्र क्या करते हैं 7-7, 8-8, 10-10 लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं, वो बहुत खराब है ना। उसे एकदम फॉलो नहीं करना है। आप जब पैराग्राफ लिखिए आंसर में तो 4 से 5 लाइन का ही लिखिए। और तीसरा जो एस्पेक्ट है, स्पेस प्रॉपर रखिए, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के बीच में स्पेस होता है वो आप प्रॉपर स्पेस देके रखिए। लोग क्या करते हैं एकदम सटा सटा के लिखते हैं, समझ में नहीं आता कहां से एंड है कहां स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। अब क्या करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, फिर 1 2 3 4, है ना, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। मतलब कहने का ये जो स्पेसिंग है दोनों पैराग्राफ के बीच में आंसर में, इसे मेंटेन करिए ताकि कॉपी जो है पढ़ने में तो अच्छी लगे ही, देखने में भी बहुत अच्छी लगे, है ना। और अगर पॉसिबल है तो कोशिश करिए कि हैंड राइटिंग थोड़ा सही रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम अच्छी ही हो हैंड राइटिंग आपकी, है ना, लेकिन हैंड राइटिंग से ज्यादा आप ध्यान दीजिए लेजिबिलिटी पे। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं उतनी अच्छी है तो कोशिश करिए कि कम से कम आंसर जो है लेजिबल हो, है ना। ये तो हो गया कुछ प्रेजेंटेशन का पहला एस्पेक्ट। दूसरा, जहां पॉसिबल हो वहां पे आप कोशिश करिए कि वेन डायग्राम बनाइए, है ना, वेन डायग्राम बनाइए। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये है पॉलिटिक्स, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ये है क्या, पॉलिटिक्स, ये है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। या दूसरा ये भी हो सकता है, ये है पब्लिक सेक्टर, ये है क्या, प्राइवेट सेक्टर, है ना। अब ये क्या है, ये हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जहां पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ हो जाते हैं
और उसी को निकोलस हेनरी कहते हैं क्या, टॉयलाइट जोन। तो जहां पॉसिबल हो थोड़ा सा डाटा प्रेजेंटेशन अच्छे से करिए, वेन डायग्राम बनाइए। दूसरा क्या है, केस स्टडी, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल केस स्टडी आपको कहां से मिलेगी, वो मिलेगी न्यूज़पेपर से, वो मिलेगी योजना से, वो मिलेगी कुरुक्षेत्र से, है ना। अगर कहीं ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो रहा है, या मान लीजिए कोई सरकार है जो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रही है, जैसे परफॉर्मेंस अप्राइजल मान लीजिए 360 डिग्री या 720 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिखते समय छोटा सा टेबल बना के बेस्ट प्रैक्टिस जो है, ये बेस्ट प्रैक्टिस का टेबल बना के थोड़ा सा उसे जिक्र कर दीजिए, है ना। ठीक है, केस स्टडी, एग्जाम्पल, है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब अगर आप आंसर में अपने लिखते हैं तो आप मान के चलिए आपका जो मार्क्स आने वाला है वो ऑब्वियसली और लोगों से बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा एग्जाम्पल्स जब आप दें, एग्जाम्पल्स या केस स्टडी जब आप दें, मोस्टली ये एग्जाम्पल्स इंडिया के हो तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर इंडिया का नहीं हो पा रहा है, बाहर का ही पता है, तो वो भी लिख दीजिए। लेकिन चूंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक्चुअली एक स्टेट का, भारत के राज्य जैसे बिहार है, यूपी है, या तो ऑल इंडिया सर्विस है, तो एग्जाम्पल्स जो है थोड़ा सा इंडिया का होना चाहिए, है ना। और प्रेजेंटेशन में, है ना, और इसी प्रेजेंटेशन में हम कवर कर लेते हैं कि जब भी आप आंसर लिखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हमेशा उस आंसर का 3 पार्ट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये होली ग्रेल इसे समझिए, है ना। एक होता है इंट्रोडक्शन, पहला एस्पेक्ट, दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी, और तीसरा जो है वो होता है क्या, कंक्लूजन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चन डायरेक्टिव समझ लिए, क्या डिमांड है वो समझ लिए, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छे से आपको करना आ गया, उसके बाद हर एक आंसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये 3 पार्ट होगा, एक होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी, और तीसरा होगा कंक्लूजन। अब एक मेजर चैलेंज लोगों के साथ रहता है, छात्रों के साथ, कि भैया इंट्रोडक्शन कैसे करें। हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन हमेशा थीम ऑफ द क्वेश्चन से करते हैं। थीम ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किसके बारे में है ना। मान लीजिए क्वेश्चन, है ना, मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है, तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही इंट्रोड्यूस करिए अपने आंसर को। दूसरा जो बॉडी है, एक्चुअली ये बॉडी जो है एक्चुअली ये एड्रेस करना चाहिए क्वेश्चन डायरेक्टिव को, यहीं पे आपको एक्चुअली अपना क्वेश्चन डायरेक्टिव आंसर करना है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है एक्चुअली वो बॉडी में आपको आंसर करना है ना। ये 3 पार्ट में आप अपने आंसर को डिवाइड करिए। जो बॉडी है एक्चुअली वही मेन एस्पेक्ट है जो एड्रेस करेगी किसको, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तीसरा जो है कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में जो लिखा है थोड़ा सा एवरेज टाइप भी है, लेकिन अगर कंक्लूजन अच्छा है तो आप मान के चलिए मार्क्स पे उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो आते हैं एक्चुअली वो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुके होते हैं, है ना। निगेटिव वे में आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन कंक्लूजन जब आप लिखिएगा हमेशा फ्यूचरिस्टिक लिखिएगा। क्वेश्चन निगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा, लेकिन कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को निकालने के बाद आपके सामने बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं, और वहां पे क्या होगा, रिसोर्स कम रहेंगे, स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा रहेंगे।
है ना, मतलब निगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, वहां से आपको निकालना है सॉल्यूशन। और ये आप कैपेबल हैं करने के लिए आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉपी में झलकनी चाहिए ये चीज, मतलब कि एग्जामिनर जो है पढ़ के उससे कन्विंस हो जाए कि नहीं, जिसकी हम कॉपी चेक कर रहे हैं ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड छात्र हैं, है ना। और ये जब प्रशासन में जाए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो जो मैंने बताया इसे ध्यान रखिए, यही सब ध्यान देके, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मुश्किल है इंप्लीमेंट करना, मैंने देखा है, मैंने कितनी बार यही चीज बताया है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ठंडे दिमाग से इसे थोड़ा सा पढ़ के आराम से वर्क करेंगे, इजिली आप बहुत अच्छा स्कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या चाहे आईएएस का एग्जाम हो, हर जगह आपके लिए यही रूल चलेगा, है ना। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं ये देखने के बाद कम से कम लोक प्रशासन के जो आंसर हैं वो आप अच्छे से लिखेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। धन्यवाद।